हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल लेजेंड टीचिंग में। आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर के बारे में। और सबसे पहले हम इसमें उठाएंगे ईवीएस का पार्ट, जुलाई 2019 का पेपर। जुलाई 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के जितने भी क्वेश्चन आए थे, 30 क्वेश्चन आए थे, उन सबको हम देखेंगे एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर करना ना भूलें, ताकि बाकी जो आपके कलीग्स हैं जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। कि जो पेट्रोलियम है उससे हमें क्या चीज नहीं मिलती। नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है आपके। डीजल, वैक्स, ग्रीस या फिर आपका कोल। इसमें से आपकी क्या चीज जो है पेट्रोलियम से नहीं मिलती। तो देखिए, जो डीजल है वो आपका पेट्रोलियम से मिलता है, वैक्स जो है वो भी आपका पेट्रोलियम से मिलता है, ग्रीस भी आपका पेट्रोलियम से मिलता है। तो क्या चीज रह गई आपकी, कोल। कोल एक ऐसी चीज है जो पेट्रोलियम से नहीं मिलती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ सेट ऑफ फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे। कि जो फुल मून डे होता है, पूर्णिमा का दिन जो होता है, फुल मून डे, जिस दिन पूरा चांद निकलता है, उस दिन मनाए जाने वाले फेस्टिवल्स जो हैं उनका सेट बताना है आपको इसमें। तो देखिए क्या क्या है इसमें। सबसे फर्स्ट ऑप्शन में आपका आता है दिवाली, गुरु नानक बर्थडे, रक्षाबंधन, होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक बर्थडे, या फिर फोर्थ ऑप्शन आपका दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक बर्थडे। तो देखिए, हम जो दिवाली है, आपको मालूम है दिवाली जो है वो फुल मून डे पे नहीं आती, अमावस्या का दिन होता है आपका, ठीक है। उस दिन क्या होता है, बिल्कुल भी चांद जो है नहीं निकलता, मून नहीं निकलता। तो ये यहाँ पर ऑप्शन दिवाली देखने से ही ये आपका रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, होली, महाशिवरात्रि और बुद्ध जयंती, ठीक है। जो आपका महाशिवरात्रि है इनमें से वो भी फुल मून डे पे नहीं होता, ठीक है। तो आपका ये आंसर भी रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक बर्थडे। तो इसमें देखिए, होली जो है, होली आपका फुल मून डे पे होती है, रक्षाबंधन जो है वो भी फुल मून डे पे होता है, और आपका जो गुरु नानक बर्थडे है, जिसको गुरु पर्व या गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है, ये भी आपका फुल मून डे पे होता है। तो आपका आंसर नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। अगला ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, दिवाली। देखिए, इसमें फिर से भी दिवाली और महाशिवरात्रि आ गया, तो ये भी आपका रॉन्ग है। तो इसका आंसर नंबर 3 जो है वो ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following group of states has a coast on Arabian Sea? अरेबियन सी के कोस्ट पर जो जो इसमें से स्टेट्स हैं उनका ग्रुप बताना है। तो फर्स्ट है आपका कर्नाटक, केरला, गुजरात। सेकंड है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा। थर्ड ऑप्शन में आते हैं आपके केरला, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल। फोर्थ में आते हैं आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटका। तो आप जब देखेंगे, जब हमारा इंडिया का जो मैप होता है, ठीक है, तो इस मैप में ये इस टाइप से जो भी मैप ऐसे बनता है आपका, ठीक है। तो आपने जब देखा होगा, इधर की साइड जो होता है वहां क्या आपका होता है, अरेबियन सी, ठीक है। और यहाँ पर आपका आती है बे ऑफ बंगाल। तो आपसे पूछा है अरेबियन सी, तो अरेबियन सी की तरफ वो आएंगे जो इधर साइड है ना, इस अरेबियन सी की तरफ जो आपके होंगे, यहाँ पर आपका आता है अरेबियन सी, ये आपका ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप आते हैं देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, कर्नाटका, केरला, गुजरात। तो आपका जो गुजरात है, ठीक है, यहाँ ऊपर या गुजरात आता है, उसके नीचे यहाँ पे कर्नाटका आता है, और आपने देखा होगा यहाँ पे सबसे नीचे जो है इधर केरला आता है। यानी कि ये जो तीनों हैं वो आपके अरेबियन सी की तरफ आते
आते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वही करेक्ट बन जाता है। आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। आगे के ऑप्शन में आंध्र प्रदेश आ गया। आंध्र प्रदेश आपका इधर होता है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो ये यहाँ पर आपका सेकंड जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आपका केरला, कर्नाटका या फिर वेस्ट बंगाल। केरला कर्नाटका तो ठीक है, लेकिन वेस्ट बंगाल जो है वो आपका इधर साइड आता है, तो वेस्ट बंगाल भी यहाँ पर गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है। फोर्थ में आपका आता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। अगेन मैंने भी बताया था आंध्र प्रदेश यहाँ पर आ गया और तमिलनाडु भी नीचे आता है, तो ये भी आपके दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 भी यहाँ पे गलत है आपका। तो आपका सही ऑप्शन इसमें होगा ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटका, केरला और गुजरात, जो कि कोस्ट ऑन अरेबियन सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेयर इज झारखंड लोकेटेड ऑन द मैप ऑफ आवर कंट्री? हमारे कंट्री के मैप में, इंडिया के मैप में झारखंड कहाँ आता है? तो जब हमारा इंडिया के मैप की बात आती है, ठीक है, ये मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है बट मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देती हूँ। तो जो झारखंड का आता है वो कहाँ आता है? तो ये कहता है, सबसे पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के वेस्ट में। तो आपको पता होगा ये आपका ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये आपका साउथ होता है। उत्तर प्रदेश इधर कहीं होता है आपका, ठीक है। उड़ीसा जो है वो आपका इधर कहीं आ जाता है, ठीक है, और झारखंड इधर आता है आपका। तो देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश प्रदेश के वेस्ट में ये बोलता है। तो ये आपको वैसे ही गलत दिख रहा है क्योंकि इसके वेस्ट में नहीं, उत्तर प्रदेश का ये वाली डायरेक्शन जो आपकी झारखंड की है, ठीक है, वो इधर वेस्ट में नहीं पड़ रही। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। सेकंड में देखिए ईस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल इधर है, वेस्ट बंगाल के ईस्ट में नहीं है ये, ठीक है, वेस्ट बंगाल के ईस्ट में नहीं है, इधर साइड है वेस्ट में, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाता है। नॉर्थ ऑफ उड़ीसा, तो देखिए उड़ीसा के नॉर्थ में है ना, उड़ीसा इधर बताया, इधर कहीं होता है, इसके नॉर्थ में होता है आपका झारखंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने तो हल्का सा पिक्चर से वैसे ही आइडिया दे रही हूँ, अदरवाइज आपको याद भी होंगे ये, बट फिर भी आप मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा दिया है, मेरी थोड़ी यहाँ पे जो ड्राइंग है गड़बड़ हो गई है, ठीक है। आगे देखते हैं, साउथ ईस्ट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के साउथ ईस्ट में भी आपका ऑप्शन नहीं है, तो सही ऑप्शन क्या है इसका? नॉर्थ ऑफ उड़ीसा। झारखंड उड़ीसा के नॉर्थ में यानी कि उत्तर में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यू आर लोकेटेड एट एक्स एंड योर स्कूल इज एट वाई। आप कहीं एक्स पोजिशन पे हैं, आपका स्कूल कहीं वाई पर है। यहाँ से जाने का सीधा पाथ नहीं है, देर इज नो स्ट्रेट पाथ फ्रॉम योर हाउस टू स्कूल, सो यू फर्स्ट गो टू ए, इसलिए आप पहले ए पर जाते हैं, विच इज 30 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ एक्स, जो कि आपके जो आपकी लोकेशन है एक्स, वहां से 30 मीटर किधर है? नॉर्थ की तरफ है। देन गो टू बी विच इज 40 मीटर ड्यू वेस्ट ऑफ ए, then go to C which is 30 meter due north of B, and finally you reach your school at Y which is 40 meter due west of C. With respect to your school, the correct डायरेक्शन ऑफ योर हाउस, आपके स्कूल से आपके घर की जो डायरेक्शन है वो पूछी है, इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो आप इनका एक रफ डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, उससे आपको डायरेक्शन पता चलेगी। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको ये डायग्राम पहले ध्यान रखना है, आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शंस आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये बोलता है कि यू आर लोकेटेड एट एक्स, आप कहीं एक्स पर हैं, ठीक है। आप यहाँ से कहाँ जाते हैं? 30 मीटर ए की तरफ जाते हैं, तो आप ए की तरफ गए 30 मीटर, ठीक है, ए की तरफ गए। फिर इसके बाद ये कहता है ए जो आपका कहाँ है? नॉर्थ की तरफ, तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में ए बनाएंगे। देन गो टू बी विच इज वेस्ट ऑफ ए, फिर बी पर जाते हैं जो कि कहाँ है? वेस्ट में है, तो ए के वेस्ट में आपका बी आ गया। फिर इसके बाद कहता है देन सी पर जाते हैं जो कि कहाँ है? नॉर्थ ऑफ बी। सी जो है वो कहाँ पर आ गया? अगेन नॉर्थ में आ गया आपका, ठीक है। फाइनली यू रीच एट वाई, फिर वाई में जाते हैं जो कि कहाँ है? सी के वेस्ट में है, ठीक है। तो सी के वेस्ट में क्या है? आपका वाई है। तो आपको यहाँ पे डायरेक्शंस ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद ये कहता है कि अब जो y है, y यानी कि आपका स्कूल, ठीक है, योर स्कूल एट y, आप y पे पहुंच गए, अपने स्कूल पर पहुंच गए हैं। अपने स्कूल से आपके घर की डायरेक्शन यानी कि y से x की डायरेक्शन बतानी है। तो y से x की तरफ जब आप जाएंगे तो आप ध्यान से देखिए, नॉर्थ से आप कहाँ जा रहे हैं? जब y से x की तरफ जाएंगे तो आप कहाँ जा रहे हैं?
इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये जो डायरेक्शन है, ये कॉर्नर, इसको आप क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट। तो आपका ऑप्शन सही होगा यहाँ पर साउथ ईस्ट। ठीक है, समझ आया ये आपको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A boy boarded a train on 30th June 2019 at Mudgaon for Nagarkoil. The train departed at 9:45 hours from Mudgaon and reached Nagarkoil at 7:15 hours on the next day. If the distance covered by the train during this time interval is 1140 किलोमीटर, the average speed of the train was। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है ट्रेन की। ठीक है, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 1140 किलोमीटर्स में। ठीक है, और अब आपको क्या जरूरत है, फॉर्मूला आपका क्या होता है, स्पीड का आपका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, स्पीड निकालनी है आपको, टाइम आपको यहीं से क्वेश्चन में से निकालना पड़ेगा। तो टाइम देखिए कैसे निकालेंगे, जो आपको टाइम दिया हुआ है, ये देखिए, द ट्रेन डिपार्टेड एट 9:45 आवर्स, मडगांव से 9:45 पर चलती है जो ट्रेन है, और नगरकोइल कब पहुंचती है, 7:15 आवर्स पर पहुंचती है। तो आपको यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, 9:45 जो है, ठीक है, इसके और अगले दिन 7:15 के बीच का टाइम आपको निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए 9:45 अगर आप रेलवे की भाषा में आप देखें तो सुबह के 9:45 इसको माना जाएगा। ठीक है, रात के 9:45 नहीं मानते हैं। ठीक है, क्योंकि वो फिर क्योंकि 12 बजे, दोपहर 12 बजे के बाद से 1 2 3 ऐसे काउंट ना करके 13 14 15 ऐसे काउंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो रात के 12 बजे तक जो है वो क्या टाइम रहेगा, देखिए 9 के बाद 10:45 का टाइम आएगा, 11:45, 12:45, फिर उसके बाद आपका आ जाता है दोपहर का 1 बजा है, फिर 2 बजे हैं, फिर 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10। मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बता रही हूँ। ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्टली माइनस भी कर सकते हैं। 11 और रात के यहाँ पर बज गए 12। रात के 12 बजे से अब नेक्स्ट डे जो है आपका स्टार्ट हो जाता है। तो वो आप गिनेंगे 1 से लेके, है ना, रात के 12 बजे, फिर 1 बजा, फिर 2 बजे, 3 4 5 6 और कहाँ तक दिया आपको 7। ठीक है, तो इस तरीके से आप टाइम निकालेंगे, तो जो आपका टोटल टाइम यहाँ पर निकल के आएगा वो आएगा 21 घंटे 30 मिनट। ठीक है, ये आपका टाइम निकल कर आएगा। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये टाइम आपका निकल के आया 21 आवर्स और 30 मिनट्स। ठीक है, ये आपका टाइम आया निकल के। डिस्टेंस आपको दिया हुआ था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपने 1140 को डिवाइड किया 21 आवर्स 30 मिनट से, तो डिवाइड करने के बाद आपके पास आ गया 53.02 किलोमीटर पर आवर। तो 53.02 आपका किससे मैच होता है, यहाँ पे 53 किलोमीटर पर आवर से। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In one of the forests of our country, the village council panchayat allots the land to the people, forest people, Adivasis, for farming in a special unit called tin. What is tin? ये कहता है कि जो जंगली क्षेत्र होते हैं वहां की जो पंचायत है आदिवासियों को खेती करने के लिए लैंड जो देती है, उस लैंड की यूनिट होती है टिन। उनको बोलते हैं 1 टिन जमीन दे दी, 2 टिन जमीन दी, 3 टिन जमीन दे दी किसी को, आदिवासी को, ठीक है, खेती करने के लिए। तो यहाँ पर जो टिन है वो क्या है, ये पूछा है आपसे। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। अ लैंड विद डायमेंशन 100 मीटर इंटू 100 मीटर, एक ऐसी जमीन जिसका डायमेंशन 100 बाय 100 है। या फिर अ लैंड ऑन विच अ फार्मर a land on which a farmer grows 1 tin of seed। ठीक है, एक ऐसी जमीन जहां पर जो किसान है 1 टिन सीड यानी कि बीज जो है वो बोता है। अ लैंड फ्रॉम विच अ फार्मर प्रोड्यूसेस 1 टिन ऑफ सीड, या फिर एक ऐसी जमीन जहां से जो किसान है 1 टिन ऑफ सीड जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके बाद है अ यूनिट ऑफ लैंड स्पेशली डिजाइन फॉर फार्मर फॉर द फॉरेस्ट, या फिर किसानों
के लिए डिजाइन स्पेशली डिजाइन की गई जो यूनिट ऑफ लैंड है वो है ये। तो इनमें से बताइए क्या है टिन। तो ये पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये। आपने देखे होंगे मोस्टली जो आपके ईवीएस के पीआरटी के क्वेश्चंस आते हैं सारे एनसीईआरटी से ही आते हैं, ठीक है। इसमें से 30 क्वेश्चन टोटल होते हैं, 30 में से 15 क्वेश्चंस आपके पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं और बाकी के जो 15 क्वेश्चंस होते हैं वो पेडागोजी से होते हैं, यानी कि शिक्षा शास्त्र से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो टिन है वो क्या होता है, एक ऐसी यूनिट होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं कि एक टिन बीज बोने के लिए जितनी जमीन चाहिए, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, एक टिन बीज बोने के लिए जितनी जमीन चाहिए उसको टिन कहते हैं। तो ये हमारा मैच करता है ऑप्शन नंबर 2 से, ए टू ग्रो 1 टिन ऑफ सीड्स, ठीक है। एक टिन बीज बोने के लिए जितनी जमीन चाहिए होती है उसको हम टिन बोलते हैं। अ लैंड ऑन विच अ फार्मर ग्रोज 1 टिन ऑफ सीड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In which one of the following cities the mountains of sand called sand dunes, ऐसी cities बताने हैं जहां पे sand dunes जो होते हैं वो मिलते हैं, ठीक है। sand dunes क्या होते हैं, sand के mountains यानी कि रेत की चट्टाने, ठीक है, वो कहाँ पर मिलती हैं, आपकी आबू धाबी में मिलती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। We all observe old wells which have dried up. Our elders say that about 25 to 30 years ago there was sufficient water in the wells, but now these have completely dried up. Select from the following the possible correct reason for drying up of water in the wells. हमने ये सब ऑब्जर्व किया है कि जितने भी पुराने जो कुएं हैं, वेल्स हैं, ठीक है, वो अब क्या है, सूख चुके हैं। हमारे एल्डर्स भी ये बोलते हैं कि आज से 25 से 30 साल पहले जो है इनमें सफिशिएंट पानी होता था, ठीक है, इन कुओं में, लेकिन अभी फिलहाल ये कंप्लीटली सूख चुके हैं। अब इनमें से रीजन फाइंड आउट करना है आपने, ठीक है, इनके सूखने का, ड्राइंग अप ऑफ वाटर इन द वेल्स, ठीक है, कुएं के सूखने का जो सही करेक्ट रीजन है वो फाइंड करना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोलता है द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर, कि ऐसी झीलें या फिर तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था, ठीक है, वो अब नहीं रहे हैं। तो सही बात है एक तरीके से, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है आपका। आगे बढ़ते हैं। द सॉइल अराउंड द ट्रीज well and nearby area is now covered with the cement, ये भी सही बात है कि जो पेड़ों के आसपास की जो भूमि है वो सीमेंट से कवर कर ली गई है, क्योंकि वहां पे सड़कें बन गई हैं, ठीक है, बहुत सारी जगह सड़कों का निर्माण होने की वजह से जो हमारी जहाँ मिट्टी हुआ करती थी वहां पर सीमेंट है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बड़ा कारण है इसमें। इसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं। नो वन यूजेस वेल्स एज देयर आर टैप इन हाउसेज, ये कह रहा है कि आजकल घरों में टैप वाटर होने की वजह से कुओं को कोई यूज नहीं करता, ऐसा नहीं है। गांव में अभी भी ऐसी बहुत सारी जगह है, ठीक है, ग्रामीण एरिया में जहाँ पर टैप्स नहीं है, तो वहां पर लोग कुओं पे और तालाबों पे ही पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। तो इसमें से सी ऑप्शन जो है वो अभी ठीक नहीं लग रहा है फिलहाल। आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन में कहता है अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन पंप हैव कम अप टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर, की जो मोटर हम चलाते हैं इलेक्ट्रिक मोटर पानी खींचने के लिए, वो बहुत जमीन के बहुत नीचे से पानी खींच लेती है। इस वजह से क्या होता है, पानी का स्तर जो है वो कम हो जाता है। तो ये ऑप्शन भी ठीक लगता है। तो कौन कौन से ऑप्शन हमें अभी तक ठीक लगे, ए, बी और डी। तो ए, बी और डी आपका आता है आंसर नंबर 4 में, ठीक है, ए, बी और डी आपके क्या है, करेक्ट आंसर्स हैं। समझ आया आप लोगों को इतना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहता है इन ईवीएस concepts and issues have not been compartmentalized into science and social science. Why? कि ईवीएस के जो कंसेप्ट हैं, ठीक है, इनको साइंस और सोशल जो सोशल साइंस है उनमें कंपार्टमेंटलाइज नहीं किया है, इसका क्या रीजन है, ठीक है। तो क्या क्या रीजन है, पहला देखते हैं। सिलेबस ऑफ ईवीएस हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय सीबीएसई, सीबीएसई ने इसका सिलेबस तैयार किया है।
दूसरा ऑप्शन में बोलता है द चाइल्ड लुक्स एट हिज और हर एनवायरनमेंट इन हॉलिस्टिक मैनर, कि बच्चा अपने आसपास के वातावरण को एक हॉलिस्टिक मैनर में देखता है। तीसरे ऑप्शन में कहता है इट इज गुड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी, की बहुत बढ़िया टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी है ये। इट इज फॉर डिक्रीजिंग द सिलेबस लोड, सिलेबस का लोड कम करने के लिए ऐसा किया गया है। तो इनमें से क्या सही ऑप्शन है? तो ध्यान से देखिए, इसमें से जो सही ऑप्शन दिखता है वो है कि चाइल्ड लुक्स एट हिज और हर एनवायरनमेंट इन हॉलिस्टिक मैनर, बच्चा अपने आसपास की जगहों को बहुत ही हॉलिस्टिक मैनर में देखता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is true with respect to EVS subject for class 1 and 2? जो फर्स्ट और सेकंड क्लास का जो बच्चा है, पहली और दूसरी कक्षा का जो छात्र है, ठीक है, उसके लिए EVS सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या ट्रू है? तो इन कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से क्या सत्य है ये पूछता है, ये ट्रू। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं, इश्यूज एंड कंसर्न्स रिलेटेड टू ईवीएस आर ट्रांजेक्टेड थ्रू लैंग्वेज, कि इसमें जो भी इश्यू और कंसर्न होते हैं उन वो ट्रांजेक्ट किए जाते हैं लैंग्वेज के जरिए। अगले ऑप्शन में बोलता है कि इश्यूज एंड कंसर्न्स रिलेटेड टू ईवीएस आर ट्रांजेक्टेड थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, कि इसके जो इश्यूज एंड कंसर्न है वो कैसे ट्रांजेक्ट होते हैं, लैंग्वेज के थ्रू और मैथमेटिक्स के थ्रू, भाषा और मैथ्स के थ्रू, गणित के थ्रू। ठीक है, ईवीएस इज अ न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस एट क्लास 1 to 2। ईवीएस पहली और दूसरी कक्षा के लिए एक नया सब्जेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन कहता है ईवीएस एज सब्जेक्ट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, ईवीएस को समझना इजी नहीं है पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों के लिए। तो इसमें से क्या सही ऑप्शन आपको लगता है? इसमें से सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, कि ईवीएस में जो भी इश्यूज और कंसर्न है उनको भाषा के जरिए और गणित के जरिए जो है बच्चों को समझाया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इन ईवीएस थीम्स have been proposed instead of topics in the syllabus. Why? ये कह रहा है कि ईवीएस में थीम्स जो हैं, थीम्स हमने प्रपोज की हैं टॉपिक्स के बजाय, मतलब जो ईवीएस का सिलेबस है वहां पर टॉपिक्स ना होकर क्या है, थीम्स हैं। आपने जब एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी होंगी छोटे बच्चों की, वहां पे थीम्स वाइज दिए हैं, टॉपिक्स नहीं दिए। ठीक है, तो इसका क्या रीजन है? तो रीजन देखते हैं क्या सत्य है इनमें से। फॉर रिड्यूसिंग चैप्टर्स इन ईवीएस है, तो ऐसा तो नहीं है कि चैप्टर कम करने के लिए हो। टू इनहेंस द एनवायरमेंटल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लर्नर, जो लर्नर है उसका एनवायरमेंटल कॉम्प्रिहेंशन जो है वो इंक्रीज हो, इसके लिए ये भी आपका ऑप्शन ठीक नहीं है। इसके बाद है फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज ऑफ द लर्नर्स लोकल एनवायरनमेंट। तो ये आपका ऑप्शन थोड़ा ठीक लगता है। क्यों? क्योंकि आपका एनसीएफ 2005 में भी ये बोला गया है कि बच्चा जो है उसको कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, या फिर ईवीएस उसके लिए क्यों पढ़ाना जरूरी है, ताकि वो अपने लोकल एनवायरनमेंट, ठीक है, उसके इश्यूज जो हैं उसको समझ सके। ठीक है, और जो भी वो क्लास में सीखता है या अपने स्कूल में सीखता है वो उसके डेली जो एक्सपीरियंस है उससे रिलेट कर सके। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाता है। अगला भी देख लेते हैं ऑप्शन। थीम बेस्ड ईवीएस ट्रांजैक्शन इज इजी एज कंपेयर टू टॉपिक्स। ये थीम वाले जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको पढ़ाना इजी होता है टॉपिक्स के बजाय, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is not one of the 6 broad theme of EVS in the present syllabus? कि EVS का जो भी present syllabus है इसमें 6 themes की बात की गई है। उन 6 themes में से इनमें से कौन सा सही नहीं है? Not one, ठीक है, not पूछा है। तो देखते हैं ऑप्शन में। फूड, फूड आपका है। शेल्टर, शेल्टर भी आपका है थीम। थिंग्स वी मेक एंड डू, ये भी आपका है थीम। ठीक है, 6 में से। फिर है वर्क एंड प्ले, वर्क एंड प्ले आपका थीम नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 वो गलत है। तो आपकी 6 थीम्स मेन बताई गई हैं। फूड, शेल्टर, थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, इसमें फैमिली एंड फ्रेंड भी आता है, वाटर भी आता है आपका। ठीक है, लेकिन वर्क एंड प्ले आपका ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is not true with respect to EVS? ईवीएस के रिस्पेक्ट में क्या बात सत्य नहीं है? नॉट ट्रू, नॉट ट्रू पूछा है। नेचर ऑफ द ईवीएस इज इंटीग्रेटेड,
ईवीएस का जो नेचर है, स्वभाव है, वो इंटीग्रेटेड है। ईवीएस इज बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, ईवीएस जो है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग पर बेस्ड है। या फिर ईवीएस प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू द लर्नर्स टू एक्सप्लोर देयर एनवायरनमेंट, ईवीएस बच्चों को ये अपॉर्चुनिटीज देता है कि वो अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर कर सकें, ठीक है। या फिर फोर्थ ऑप्शन, ईवीएस एम्पैथाइजेस डिस्क्रिप्शंस एंड डेफिनेशन, ईवीएस जो है वो किस पे जोर देता है, डिस्क्रिप्शंस और डेफिनेशंस पे। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो गलत है, गलत है मतलब यहाँ पर ऑप्शन सही है, नॉट पूछा है ना, तो आपका फोर्थ जो है वो सही नहीं है, क्योंकि ईवीएस डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन को एम्फेसाइज नहीं करता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is very important in constructing knowledge in EVS? EVS की knowledge construct करने में क्या महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहला है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर, जो लर्नर है उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। बी है रिलेटिंग चाइल्ड्स नॉलेज विद द टीचर्स नॉलेज, बच्चे की नॉलेज को टीचर की नॉलेज के साथ रिलेट करना। या फिर तीसरा ऑप्शन है सी लर्निंग ईवीएस आउटसाइड द फोर वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, जो कक्षा है आपकी, जो क्लासरूम है उसकी 4 दीवारी से बाहर बच्चों को ईवीएस पढ़ाना। डी ऑप्शन में कहता है रिलेटिंग चाइल्ड्स लोकल नॉलेज टू द स्कूल नॉलेज, जो बच्चे की लोकल नॉलेज है और जो स्कूल में दी गई नॉलेज है उसको आपस में इंटर रिलेट करना। तो इसमें से क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इनमें से भी ऑप्शन दिए हुए हैं ए सी डी, डी ओनली, ए ओनली, या फिर ए एंड डी ओनली। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर। तो जब कंस्ट्रक्टिव नॉलेज की बात आती है तो एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये तो होगा ही होगा। बी में कहता है रिलेटिंग चाइल्ड नॉलेज विद टीचर नॉलेज, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि बच्चे की नॉलेज और टीचर की नॉलेज को इंटर रिलेट करना, ठीक है, वो जो है ज़्यादा आपका महत्व नहीं देता ईवीएस में नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में, ठीक है। आप कैसे बच्चे की नॉलेज टीचर की नॉलेज से रिलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर नहीं होगा, बाकी सी और डी भी आपके राइट आंसर हैं। तो आपका आंसर होगा आपका ए सी एंड डी, आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The most effective strategy to engage learners in EVS is, जो लर्नर हैं उनको ईवीएस में इंगेज रखने के लिए क्या इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है? तो फर्स्ट है नरेटिव्स, रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स, एक्सप्लेनेशन बाय टीचर, या क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन। नरेटिव मतलब आप उनको नरेशंस दे रहे हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहे हैं, टीचर क्लास में कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, या फिर क्लासरूम में कुछ डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव स्ट्रेटेजी वो क्या है, नरेशंस, नरेटिव्स। आप नरेटिव वे में आप उनको कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इससे बेहतर स्ट्रेटेजी कोई नहीं हो सकती, ठीक है। तो आंसर नंबर इसका होगा 1 सही। आगे बढ़ते हैं। Children should be encouraged to tap sources other than textbooks and teachers in EVS. Why? जो बच्चे हैं उनको EVS सीखने के लिए टेक्स्ट बुक्स और टीचर्स के अलावा बाहर के जो सोर्सेज हैं, ठीक है, वो भी इस्तेमाल करने चाहिए। क्यों क्यों करने चाहिए? तो देखते हैं ऑप्शन में क्या बोलता है। टेक्स्ट बुक्स एंड टीचर्स आर नॉट ओनली द सोर्स ऑफ ईवीएस लर्निंग, की टेक्स्ट बुक्स और टीचर्स ही अकेला सोर्स नहीं है ईवीएस सीखने के लिए। इट विल प्रोमोट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, ये पेरेंट्स और कम्युनिटी को भी का इन्वॉल्वमेंट जो है वो उसको भी प्रमोट करेगा। तीसरा ऑप्शन में कहता है इट विल प्रोमोट अपॉर्चुनिटी टू टीचर्स टू नो द चाइल्ड बैकग्राउंड, टीचर को ये मौका मिलेगा कि वो बच्चे के बैकग्राउंड के बारे में जान सके। डी में कहता है इट विल डेवलप साइकोमोटर स्किल एंड एस्थेटिक सेंस ऑफ चिल्ड्रन, की ये बच्चों की साइकोमोटर स्किल्स और एस्थेटिक सेंस है, ठीक है, उसके विकास में सहायक है। तो इनमें से क्या सही है? तो आपका ये ऑप्शन जो है गलत है, डी, ये साइकोमोटर स्किल और एस्थेटिक सेंस से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। बाकी के सारे ऑप्शंस ठीक हैं, तो इसका रहेगा ए बी सी, ए बी सी। तो ए बी सी आपका आता है सेकेंड में, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं।
A teacher always begins by conducting activities followed by questions and discussion. The objective of conducting activities, questions and discussion is to, जो टीचर है वो हमेशा जब शुरुआत करता है, ठीक है, एक्टिविटीज की, तो वो क्या करता है, क्वेश्चनिंग करता है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन करता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग एक्टिविटीज, क्वेश्चन एंड डिस्कशन, वो क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए में कहता है असेस द चिल्ड्रंस प्रोसेस स्किल्स, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू the children to explore, provide an opportunity to the children to express themselves, discriminate between the children basis on their pace of learning। तो जब भी बात आ जाती है कंस्ट्रक्ट करने की नॉलेज, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, बच्चों की एक्टिविटी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो देखते हैं, पहले ऑप्शन में कहता है कि जो चिल्ड्रन की प्रोसेस स्किल है उसको एसेस करना, ठीक है, तो ये ठीक बात है। जो बच्चों की स्किल है उसको उनकी असेसमेंट भी होनी चाहिए, ठीक है, तो उनको असेस करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद कहता है प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट टू एक्सप्लोर, कि बच्चों को ये हम अपॉर्चुनिटी दें कि वो एक्सप्लोर कर सकें, ठीक है, शोध कर सकें, तो ये बात भी ठीक है। आगे देखते हैं, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि खुद को भी एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है। और डी में कहता है डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द चिल्ड्रन बेस ऑन देयर पेस ऑफ लर्निंग, कि जो बच्चे हैं उनका जो बेस है, ठीक है, और उनका जो पेस ऑफ लर्निंग है उसमें डिस्क्रिमिनेट किया जाए, तो आपका डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। और आपके ऑप्शन यहाँ पर ठीक क्या रहेंगे, ए बी एंड सी, ठीक है, 3 ऑप्शन आपके ठीक है, तो आपका आंसर नंबर 4 जो है वो ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ टीचर कंडक्ट्स एन एक्सपेरिमेंट ऑन हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड, टीचर एक एक्सपेरिमेंट करता है किस चीज के ऊपर, कि जो खाना है वो कैसे खराब होता है। टीचर मेक्स ग्रुप ऑफ लर्नर, टीचर क्या करता है, बच्चों के ग्रुप्स बना देता है, ठीक है, एंड प्रोवाइड्स देम मटेरियल रिलेटेड टू द एक्सपेरिमेंट, और जो भी एक्सपेरिमेंट का मटेरियल है वो उनको प्रोवाइड कर देता है। व्हाई डज टीचर फॉर्म ग्रुप ऑफ लर्नर, अब पूछता ये है कि टीचर ग्रुप्स क्यों बनाता है, ठीक है, तो ग्रुप लर्निंग की यहाँ पर बात आ गई। तो आपके ऑप्शंस देखते हैं क्या है। इट प्रमोट्स पीयर लर्निंग, ठीक बात है, ये पीयर लर्निंग को बढ़ावा देती है। इट इम्प्रूव्स सोशल इंटरेक्शन को भी ये बढ़ावा देती है। ग्रुप लर्निंग इज इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग ईवीएस विदाउट बर्डन, अब इसमें बोला है विदाउट बर्डन, अब विदाउट बर्डन तो ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रुप में पढ़ेगा तो बर्डन ज्यादा नहीं आएगा, तो सी आपका आंसर गलत हो जाता है। डी में कहता है ग्रुप लर्निंग इज एन एसेंशियल स्ट्रेटेजी टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, ग्रुप में पढ़ोगे तो ज्यादा डिसिप्लिन होगा, ऐसा भी नहीं है कुछ भी, ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या ठीक है, ए एंड बी, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक है, ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछता है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन ईवीएस, ईवीएस की असेसमेंट करने में क्या इंडिकेटर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, शुड नॉट, ठीक है, तो देखते हैं क्या ऑप्शन है। कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, ये आपका होना चाहिए, सारे बच्चे जो है उनको जस्टिस मिलनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। कॉपरेशन भी होना चाहिए। रिमेम्बरिंग जहाँ पर आ जाता है, ठीक है, या मेमोराइजिंग जो आ जाता है तो आपका रॉन्ग हो जाता है, तो यहाँ पर रिमेम्बरिंग जो है, ठीक है, वो आपका इंडिकेटर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चनिंग भी आपका ठीक है, ठीक है, तो रिमेम्बरिंग आपका नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में कहता है इन ईवीएस टीचर शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू द चिल्ड्रन टू असेस देमसेल्फ, सेल्फ असेसमेंट इज, अब जो सेल्फ असेसमेंट करने की अपॉर्चुनिटी जो टीचर देता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सेल्फ असेसमेंट को सीसीई, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, या असेसमेंट फॉर लर्निंग। मैंने जब असेसमेंट के ऊपर जितनी वीडियोस डाली थी उसमें ये सारे टॉपिक्स जितने भी चारों हैं, सीसीई, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, इनको बहुत डीप में पढ़ाया है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन पूछा है वो पूछा है सेल्फ असेसमेंट के बारे में, तो जो सेल्फ असेसमेंट होता है उसको हम बोलते हैं असेसमेंट एज लर्निंग, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है विच टेक्निक इज यूज इन द रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में कौन सी टेक्निक्स ज़्यादा यूज में आती हैं? रिटन क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट या असाइनमेंट। तो इसका आंसर है आपका ऑब्जर्वेशन। जो रेटिंग स्केल्स हैं, ठीक है, आप ऑब्जर्वेशन जब करते हो तो वहाँ पर रेटिंग स्केल्स टेक्निक जो है उसका इस्तेमाल करते हो। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस। ऑब्जेक्ट जो ईवीएस का जो ऑब्जेक्टिव है ईवीएस पढ़ाने का, ठीक है, इनमें से क्या नहीं है, नॉट पूछा है। तो आपके ऑप्शंस देखते हैं। टू नर्चर द क्यूरोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की जो क्रिएटिविटी है या फिर उसकी जो इच्छा है, इच्छा शक्ति है, ठीक है, जानने की इच्छा, उसको नर्चर करना। दूसरे ऑप्शन में कहता है टू डेवलप एन अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इश्यू, जितने भी पर्यावरण से संबंधित इश्यूज हैं, ठीक है, उनके बारे में बच्चों को अवेयर करवाना, ठीक है। या फिर टू इंगेज द चाइल्ड इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटी, बच्चों को एक्सप्लोरेशन का मौका देना या उनको हैंड्स ऑन एक्टिविटी करवाना, ठीक है। या फोर्थ ऑप्शन है टू एनकरेज चिल्ड्रन टू प्रोवाइड टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, कि बच्चे टेक्स्ट बुक में जो भी डेफिनेशन दिया उसको याद कर लें, ठीक है। इनमें से चारों में से क्या ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए ईवीएस पढ़ाने का? तो आपको सारी चीज़ें जब आप देख रहे हो तो इनमें से आपको देखते ही पता चल जाएगा। टेक्स्ट बुक की डेफिनेशंस जो है, ठीक है, उनको याद करना या वो प्रोवाइड करना जो है हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें गलत है, मतलब सही है, गलत, ये ऑप्शन नॉट आया है, ये गलत है, इस वजह से इसका आंसर फोर्थ सही है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। पिक्चर रीडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन ईवीएस, जो ईवीएस में पिक्चर रीडिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर ऑफ लर्नर्स कैन बी असेस्ड थ्रू पिक्चर रीडिंग। तो हम इनमें से क्या क्या पिक्चर रीडिंग के सहारे एसेस कर सकते हैं? तो क्या क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग, एक्सप्रेशन, एनालिसिस या फिर एक्सपेरिमेंटेशन। तो आप ध्यान से देखिए, ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं, अगर कोई बच्चा पिक्चर रीडिंग कर रहा है तो हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसके एक्सप्रेशंस को भी हम देख सकते हैं, एनालिसिस हम कर सकते हैं पूरी, लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन हम नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटेशन को छोड़ के बाकी सब कुछ ए, बी एंड सी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछता है इन अ हिली एरिया इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द पीपल हैव बिल्ट देयर हाउसेस यूजिंग स्टोन्स, मड, लाइम एंड वुड, कि लोग जो है हिली एरिया में कैसे घर बनाते हैं? पत्थरों से, मिट्टी से, चूने से और लकड़ी से। दीज हाउसेस हैव 2 फ्लोर्स, यहाँ पर 2 फ्लोर्स होते हैं, ठीक है। ऑन द ग्राउंड फ्लोर दे प्रोवाइड स्पेस फॉर एनिमल, ग्राउंड फ्लोर पे एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पे वो लोग खुद रहते हैं, दे स्टे। और रूफ्स पे क्या होता है? हाउसेस आर फ्लैट, रूफ्स जो है वो फ्लैट होती है। और यहाँ पर क्या होता है? मेड ऑफ थिक ट्री ट्रंक्स, मोटे पेड़ के जो तने हैं उनसे जो है ये बने होते हैं। द हिली एरिया इज अ पार्ट ऑफ, तो ये जगह का नाम पूछा है कि ऐसी जगह कौन सी है। तो हमने देखा था एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में जो जॉनी नाम का बंदा होता है वो पूरा अपना लोनर पे घूमता है, ठीक है। तो वो जब जाता है इस तरह के हाउसेस देखता है तो वो कहाँ देखता है? आपका जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में आपके ऐसे हाउसेस होते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रैक्टिसेस अंडर झूम फार्मिंग। झूम फार्मिंग जो होती है उसके अंदर क्या क्या प्रैक्टिसेस होती हैं? आफ्टर ऑब्टेनिंग वन सेट ऑफ क्रॉप्स द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज फॉर सम ईयर, कि एक बार एक तरह की खेती कर देते हैं लोग, फिर उसको कुछ सालों के लिए छोड़ देते हैं। बी ऑप्शन में कहता है द बैम्बू और वीड्स विच ग्रो इन द लैंड आर पुल्ड आउट एंड बर्न, कि जो भी उसमें खरपतवार जो उगाती है, वीड्स जो उगाते हैं, या बांस के पेड़, बम्बू जो उगाता है, उसको खींच के और जला दिया जाता है, मतलब उखाड़ के उसको जला दिया जाता है। सी ऑप्शन में कहता है द ऐश ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग द वीड्स एक्सेट्रा इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर, जो इससे ऐश, ऐश मतलब राख जो हमें मिलती है, प्राप्त होती है, ठीक है, और उससे क्या होता है? वो एक तरह से फर्टिलाइजर का काम करती है। डी ऑप्शन में कहता है व्हेन द लैंड इज रेडी फॉर फार्मिंग इट इज डीपली प्लफ्ड, जब ये खेती के लिए तैयार हो जाती है तो इसको जोता जाता है बिफोर ड्रॉपिंग द सीड्स, सीड डालने से पहले, ठीक है। तो इनमें से क्या क्या ऑप्शन आपके ठीक हैं झूम फार्मिंग के बारे में? तो जब हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखे थे, हमने देखा था कि जो झूम फार्मिंग है आपकी,
ठीक है, झूम फार्मिंग में क्या होता है, ये हमने देखा था लद्दाख में देखा था, इस तरह की फार्मिंग होती है। ठीक है, वहाँ पे जो चागम्पा जाति जो होती है वो करती है ये। वो लोग क्या होते हैं, एक जगह कुछ दिन रहते हैं वहाँ पे, झूम फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, फिर जब कुछ दिन के लिए उस जमीन को खाली छोड़ देते हैं, ठीक है, और फिर किसी दूसरी जमीन पर खेती करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन से हमारा ए तो करेक्ट हो जाता है। आफ्टर ऑब्टेनिंग वन क्रॉप, ठीक है, एक तरह की क्रॉप उगाते हैं, फिर उसको छोड़ दिया जाता है कुछ सालों के लिए। लेकिन वहां पर हमने ये भी पढ़ा था कि वहां के लोग जो होते हैं, वहां पे जो खरपतवार या फिर जो बांस के जो पेड़ होते हैं, ठीक है, उनको उखाड़ते नहीं है, उनको वहीं की वहीं गिराकर जला देते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है आर पुल्ड आउट, मतलब उखाड़ देते हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। ठीक है, उखाड़ा नहीं जाता, वो वहीं की वहीं उनको गिरा देते हैं और उसको जला देते हैं। ठीक है, वहां पे उनसे राख मिलती है और उसको फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये ऑप्शन भी नहीं है आपका, ये भी गलत है आपका। इसके बाद कहता है कि इनको फिर जोता जाता है। ठीक है, तो हमने जब जूम फार्मिंग के बारे में पढ़ा था, उसमें ये भी पढ़ा था कि इनको जोता नहीं जाता, प्लफ नहीं किया जाता, सिर्फ क्या होता है, हल्का सा हिला के और उसमें जो सीड्स जो हैं वो डाल दिए जाते हैं, बीज डाल देते हैं हल्का सा हिला के, लेकिन प्लफ नहीं किया जाता। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन ए ठीक होगा, करेक्ट होगा, तो ओनली ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉइल्ड टैपियोका विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट। टोपिए जो आपका टोपियाका होता है, मेड विद करी और कोकोनट, ये कहाँ का खाना है, तो ये केरला का खाना है। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आए हैं और ये हर बार आते ही आते हैं। मैंने आपको बताया 15 क्वेश्चन प्योरली एनसीईआरटी से ही आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। It is believed that the animal that are awake at night can see object। जो जानवर रात में जगते हैं वो कैसे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, वॉयलेट और एंड ब्लू को, ग्रीन एंड येलो को, ऑरेंज एंड रेड को, या ब्लैक एंड व्हाइट को। तो आपका ऑप्शन 4 सही होगा, ब्लैक एंड व्हाइट जो है, सिर्फ ऐसे कलर्स उनको दिखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही दिखता है। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो रात में जगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थवॉर्म्स आर कंसिडर्ड फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। अर्थवॉर्म्स को किसानों का दोस्त कहा जाता है, उनके लिए हमें करेक्ट रीजन देना है क्यों कहा जाता है। तो ए में कहता है अर्थवॉर्म्स ईट द डेड लीव्स, जो मरे हुए पत्ते होते हैं उनको वो खा लेते हैं। प्लांट्स एंड देयर ड्रॉपिंग्स फर्टिलाइज द सॉइल, और जो उनकी ड्रॉपिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं, सॉइल को फर्टिलाइज करती हैं। तो सही बात है एकदम। आगे बी में कहता है अर्थवॉर्म्स ईट द वीड्स, ये खरपतवार को ही खा जाते हैं, वीड को खा जाते हैं, एंड सेव द मेन क्रॉप। ऐसा नहीं है, खरपतवार को नहीं खाते अर्थवॉर्म। ठीक है, आगे बोलता है अर्थवॉर्म्स सॉफ्टन द सॉइल बाय डिगिंग अंडरनेथ, जो जमीन है उसके अंदर बाहर ये घूमते रहते हैं, इससे जो जमीन है या आपकी जो सॉइल मिट्टी है, ठीक है, वो सॉफ्ट बन जाती है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद ये कहता है टनल्स मेड बाय द अर्थवॉर्म्स प्रोवाइड इजी पैसेज टू एयर एंड वाटर इनटू द सॉइल। जो अंदर बाहर करने से जो जमीन की क्या होती है, पोली हो जाती है और उसके अंदर टनल्स बन जाते हैं। इन टनल की वजह से क्या होता है, जो हवा और पानी जो है मिट्टी में आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा आपका, बी इसमें से गलत है, ए सी और डी ठीक है, ए सी और डी, थर्ड आंसर जो ऑप्शन है वो आपका ठीक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछता है ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रॉन्ज टू मेक मैनी थिंग्स। जो ट्राइबल पीपल हैं वो ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी चीजें बनाने के लिए। ठीक है, सिंस थाउजेंड ऑफ ईयर्स, बहुत सालों पुराने, कई हजार साल पुराने पहले से, मतलब ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते हैं ये। ब्रॉन्ज इज यूज इन आवर हाउसेस, हमारे घरों में भी ब्रॉन्ज यूज किया जाता है। सेलेक्ट द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट बतानी है ब्रॉन्ज के बारे में। तो इट इज एन एलिमेंट लाइक aluminium and copper, it is a mixture of copper and brass, it is a mixture of copper, zinc and aluminium, it is a mixture of copper tin। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ये किसका मिक्सचर होता है, जो ब्रॉन्ज होता है, कॉपर का और टिन का, इन दोनों को मिला के ब्रॉन्ज धातु जो है वो बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन इतना ही रखते हैं। ठीक है, इस सेशन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मैं कोशिश करूँगी जल्द ही नेक्स्ट पार्ट डालने की। ईवीएस के मैं सारे
ईवीएस ही नहीं, सारे सब्जेक्ट्स के हम क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लास्ट ईयर के पेपर्स में आए हुए हैं। और हिंदी के कुछ क्वेश्चन मैंने पहले से आप सॉल्व किए हुए हैं, पहले से वीडियो में प्रेजेंट है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो अभी तक देख लिया लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियोस डालूंगी उसकी नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिलती रहेंगी। तो आप बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।